हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स 120 पेजेज 120 पेजेज नोट्स सीरीज के अंतर्गत ये मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। बाकी वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है। कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आराम से विदाउट टेंशन मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, इस नोट्स की बात की जाए तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, देखिए सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल एंड सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है, ताकि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी हो और समझने में भी काफ़ी आसानी हो। देखिए, कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। बेस्ट नोट्स है कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 3 से 4 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते हैं। वीडियो से करना है तो वीडियो से करते रहें, नोट से करना है तो नोट से रिवीजन करते रहें। देखिए, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मुगल साम्राज्य के पतन की बात हमने कर ली है। इसमें बात करने वाले हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में। देखिए, एक एक करके सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय होता है, तो इनको भी थोड़ा सा जान लीजिए। मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, 3 तरह के राज्यों का उदय होता है। स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में मुख्य रूप से 3 तरह के स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। एक तो होते हैं उत्तराधिकारी राज्य, एक नवीन राज्य और एक स्वतंत्र राज्य। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मुगल साम्राज्य हो गया। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे प्रांत हैं, तो मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए, मुगल साम्राज्य की जो अधीनता थी उसको मानते हुए, अधीनता कहने का मतलब नाम मात्र की अधीनता, जो पहले मुगल साम्राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उस प्रत्यक्ष नियंत्रण से छूटते हुए अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में रहते हुए नाम मात्र का, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। तो मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उन राज्यों को क्या बोला गया? उत्तराधिकारी राज्य। फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान रख लीजिएगा, हैदराबाद। तो हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा? नाम ध्यान रख लीजिएगा, निजामुल मुल्क। ये मैं बता भी चुका हूँ, नोट्स में आप देख भी लेंगे और पिछला वीडियो आप देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा, पिछला लेक्चर देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में? निजामुल मुल्क, जिसको चिनकलिज खान के नाम से जाना जाता है। बंगाल की बात की जाए तो बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खान के द्वारा। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अवध की बात की जाए तो सादत अली खान के द्वारा अवध राज्य की स्थापना की जाती है स्वतंत्र राज्य के रूप में। तो ये सारी बातें हैं। हाँ, तो ये तो उत्तराधिकारी राज्य हो गए। मुगल जो सत्ता थी, मुगल जो साम्राज्य था, उनके प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखते हुए बिना त्यागे उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना होती है। स्वतंत्र राज्य की बात की जाए तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में मुगल साम्राज्य की बात की जाए तो उनका नियंत्रण बहुत सारे प्रांतों पर कम होने लगता है। नियंत्रण की कमी की वजह से नए राज्य बनने लगते हैं, जैसे मैसूर हो गया, केरल हो गया, राजपूत राज्य हो गए। तो ये सारी बात। और नवीन राज्य की बात की जाए तो ये पूरी तरह से मुगलों का विरोध करते हुए, चुनौतीपूर्ण तरीके से चुनौती देते हुए नए राज्य की स्थापना करते हैं, जैसे मराठा राज्य हो गया, सिख, जाट एवं अफगान। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रख लीजिएगा। ये सब उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन? हैदराबाद, बंगाल, अवध, एग्जाम्पल के रूप में। नवीन राज्य की बात की जाए तो मराठा, सिख, जाट, अफगान। स्वतंत्र राज्य की बात की जाए तो मैसूर, केरल एवं राजपूत राज्य। तो एग्जाम्पल्स के रूप में आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात कर लेते हैं। एक एक करके सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनके आगमन की बात की जाए, आखिर इनका आगमन होता क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है, एक एक करके जितने भी प्रमुख कारण हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये पुनर्जागरण का मतलब समझा देता हूँ। पुनर्जागरण, ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। पुनर्जागरण मतलब फिर से जागरण, पुनः जागरण, फिर से जागरण। असल में होता ये है, यूरोप का ही ले लीजिए। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में चारों तरफ नेगेटिविटी फैल रही थी, सांस्कृतिक रूप से पतन हो रहा था, क्रिएटिविटी नाम की चीज़ खत्म हो गई थी। लेकिन फिर से लोग जागते हैं। 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य में लोग जागते हैं। नई नई मशीनों की खोज होती है, नई नई किताबें लिखी जाती हैं, सांस्कृतिक रूप से उद्भव होता है, धार्मिक रूप से उद्भव होता है। तो इसलिए इनको पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, नई नई मशीनों की खोज हो रही है तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब देखिए, पुनर्जागरण का उदय होता है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। कच्चे माल की आवश्यकता होगी, नई नई मशीनों की खोज हो रही है तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए इन्हें इधर उधर जाना ही पड़ेगा। अगर इनके यहाँ कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है तो कच्चे माल की कमी इनके यहाँ क्यों हो रही थी? क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। वहाँ पर कृषि की बात की जाए तो मुश्किल से 3-4 महीने ही कृषि हो पाती है, ठीक है। तो कच्चे माल की कमी होगी ही, तो कच्चे माल की आवश्यकता की वजह से आगमन होता है। हाँ, देखिए, कृषि की बात की जाए तो कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, ठीक, निश्चित रूप से कम लाभ वाला सिद्ध होगा। नवीन बाजारों की प्राप्ति, जब माल तैयार कर रहे हैं, मशीनों की खोज हुई है तो प्रोडक्शन हो रहा है, तो
उसकी पूर्ति करने के लिए बाजार तो चाहिए ही। तो नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार के लिए हाँ पूर्व की जो धन संपदा थी इसके प्रति वो आकर्षित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ये सारी बातें आप जानते हैं। उसके बाद ईसाई मत के प्रसार की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। आपको पता है कि यूरोपीय कंपनियों के साथ ईसाई मिशनरियाँ भी आती थी ईसाई मत के प्रसार करने के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सारी बातें हैं। यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था थी, सामंतवाद था, उसके स्थान पर नवीन व्यवस्था अर्थात पूंजीवाद की स्थापना होती है। तो ये सारी बातें हैं। आप मैंने जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते थे उनको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, आप रिवीजन के क्रम में देखते रहिएगा। हाँ चलिए एक एक करके जो भी आगमन का क्रम है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्रम ध्यान रख लीजिएगा कि सबसे पहले कौन आते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में भी यही जाते हैं। तो आगमन के क्रम की बात की तो सबसे पहले कौन आते हैं भारत में, पुर्तगाली, फिर कौन आते हैं डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ये क्रम ध्यान रख लीजिएगा। बट कंपनी की स्थापना की बात की जाए, कंपनी स्थापना के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है, आगमन भी इन्हीं का होता है। तो चलिए ये तो आप आसानी से ध्यान रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पुर्तगाली के बाद डच आते हैं। बट कंपनी की बात की जाए तो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना पहले होती है, डच से पहले होती है, ठीक है ना, 1600 में। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद डच कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना होती है, फिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। तो आगमन का क्रम और जो कंपनी की स्थापना का क्रम है इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद यूरोपियों के द्वारा जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है, कहाँ होती है, कब होती है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम और भी फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी देखेंगे। जब मान लीजिए पुर्तगाली की बात करेंगे तो पुर्तगालियों की जब बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर मैंने बात की ही है तो वहाँ पर हम देख लेंगे इसके अलावा ही प्रथम फैक्ट्री के अलावा भी। बट प्रथम फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी ध्यान रख लीजिएगा। तो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो होती है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री केरल के कोचीन में स्थापित होती है 1503 में, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। डच फैक्ट्री की बात की जाए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में, ये आंध्र प्रदेश में है, 1605 में। अंग्रेजों की बात की जाए तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में, अस्थायी रूप से 1611 में अस्थायी रूप से इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद स्थायी रूप से 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री स्थापित की, ठीक। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, किनकी अनुमति से फैक्ट्री स्थापित होती है, ये सारी चीज़ें हम जब अलग अलग डिस्कस करेंगे ना, पुर्तगालियों को अलग से बात करेंगे, डच की अलग से बात करेंगे, अंग्रेज की अलग से बात करेंगे, अभी बात करने वाले हैं तो उसमें देख लेंगे। अभी फिलहाल प्रथम फैक्ट्री को देख लीजिए। हाँ, डेनिश की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई कहाँ पर, तमिलनाडु के ट्रावनकोर में, ट्रावनकोर में स्थापित होती है 1620 में। और फ्रांसीसियों की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है कहाँ पर, सूरत में, 1628 में, सूरत गुजरात। उसके बाद एक एक करके हम चलिए पुर्तगालियों से शुरू करते हैं। पुर्तगालियों की बात की जाए तो अब देखिए भारत की तरफ आगमन जो होता है कैसे होता है। समुद्री मार्ग की जो खोज होती है, सबसे पहले तो पुर्तगालियों के द्वारा ही समुद्री मार्ग की खोज होती है भारत की तरफ, ठीक है। देखिए इसके पहले भी पूर्व से व्यापार हो रहा था। जो भी यूरोपीय थे उनका व्यापार पूर्व से पहले भी हो रहा था, बट स्थल मार्ग से हो रहा था। समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की जाती है। स्थल मार्ग से जब हो रहा था, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यूरोप है, इधर की तरफ पूर्व ये एशिया हो गया, इधर मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, ये नीचे वाला पार्ट बना दिए साउथ अफ्रीका है। तो ये स्थल मार्ग से इधर आ जाते थे। यहाँ पर जो तुर्की है ना, तुर्की में एक है कस्तुनतुनिया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अरबों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है, इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया जाता है। इसके बाद ये अरब जो है तो होते हैं ना, इनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, अरब सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, पूर्व से सस्ते दाम में चीज़ों को खरीदेंगे और यूरोपियों को महंगे दाम में बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। तो ये रास्ता जब ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके बाद जो यूरोपीय थे इनके द्वारा नए मार्ग की तलाश शुरू होती है। तो ये सारी बातें हैं। तो नए मार्ग की तलाश के क्रम में देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज की बात की जाए, बार्थोलोम्यो डियाज की, तो ये निकलता है, बट ये कहाँ तक पहुँचता है, केप ऑफ गुड होप तक ही पहुँचता है। उत्तरमाशा अंतरिप के नाम से आप जानते हैं। जो ये ऐसे बना देता हूँ, ये साउथ अफ्रीका का निचला हिस्सा है, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, अफ्रीका का निचला हिस्सा है। यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ तक पहुँचता है, फिर वापस चला जाता है। कब पहुँचता है यहाँ पर, 1487 में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, बार्थोलोम्यो डियाज केप ऑफ गुड होप तक आता है। उसके बाद देखिए सफलता किसको मिलती है, वास्को डिगामा को। 1498 में वास्को डिगामा पहुँचता है कहाँ, केप ऑफ गुड होप पहुँचता है। यहाँ पर इसको एक मिलेगा गुजराती व्यापारी, जिसका नाम क्या है, अहमद इब्न मजीद। इसकी हेल्प से वो पहुँच जाता है भारत, ठीक है। गुजराती पथ प्रदर्शक यहाँ मैंने लिख ही दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। वास्को डिगामा 1498 में, मतलब
समुद्री मार्ग की खोज की जाती है, भारत की समुद्री मार्ग की खोज भारत के लिए। तो भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की जाती है वास्को डी गामा के द्वारा अहमद इब्न मजीद की सहायता से। ये गुजराती पथ प्रदर्शक होता है, इसकी सहायता से खोज की जाती है। और जब ये भारत पहुंचता है तो कालीकट के शासक जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाता है, 60 गुना अधिक। ये बात फिर फैलती है यूरोप में, फिर सारी जो बहुत सारे यूरोपीय थे उनका ध्यान इधर की तरफ आकर्षित होता है। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। वास्को डी गामा के बाद चलिए, वास्को डी गामा तो आकर चला गया, फिर वो आता है, बट हम अब बात कर लेते हैं जो पुर्तगाली गवर्नर है ना, उनकी बात कर लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर दी गई थी। असल में स्पेन, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये खोज की बात की जाए ना तो वास्को डी गामा ये पुर्तगाल का था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की जाती है वास्को डी गामा के द्वारा। कोलंबस की बात की जाए जो कि स्पेन का था, ये भी भारत की खोज के लिए निकला था, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकला था, बट ये कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। ये ध्यान रख लीजिएगा, अमेरिका की खोज गलती से ही होती है, बट कोलंबस के द्वारा होती है अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है। कैप्टन कुक की बात की जाए, ये ब्रिटेन का था, तो ये ऑस्ट्रेलिया की खोज करता है। तस्मान अर्थ एक सेकंड, तस्मान की बात की जाए, ये हॉलैंड का था, तो ये वान डिमन्स लैंड और न्यूजीलैंड की खोज करता है। वान डिमन्स लैंड जिसको तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें भी आप ध्यान रख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखा दिया है। चलिए हम बात कर लेते हैं पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे उनकी। तो पुर्तगाली यहाँ पर आ जाते हैं वास्को डी गामा की वजह से। फिर पुर्तगालियों की तरफ से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात की जाए तो ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर होता है, 1505 में इसकी नियुक्ति होती है। ठीक है। हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादक कौन है? ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? क्योंकि जो समुद्र था वो नीला ही होता है ना, जल नीला होता है। इनका ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इनका रूल ये था, इनकी नीति ये थी कि समुद्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाए। समुद्र पर अगर आधिपत्य स्थापित कर लिया, फिर पूर्व की तरफ व्यापार जो है उस पर एक अधिकार अपना रहेगा। ये पुर्तगालियों का मानना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात की जाए तो इन्होंने समुद्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा, फ्रांसिस्को आना तो समुद्र के रास्ते से ही था ना, इसीलिए समुद्र पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी था। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये इसका प्रतिपादक कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो 1505 से 1509 तक ये रहता है। उसके बाद अल्फांसो की बात की जाए, अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये देखिए ये गवर्नर के रूप में नहीं आता है, ये स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आता है 1503 में। तो ये बात भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये दूसरा गवर्नर बनता है 1509 में। कब तक रहता है? 1515 तक। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और ये ध्यान रख लीजिएगा कि बीजापुर के जो शासक थे, बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, इससे युद्ध करके गोवा छीन लेता है 1510 में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और अल्फांसो द अल्बुकर्क की बात की जाए तो इसने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? पुर्तगाली ये अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही माना जाता है। अच्छा, एक बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि ये जो वास्को डी गामा था 1498 में तो आया ही, फिर जाकर दोबारा कब आता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं भी जानते होंगे तो आप कैसे भी खोज के बताइए, बट बताइएगा जरूर। चलिए, उसके बाद नीनो डी कुन्हा की बात की जाए, अगले गवर्नर, अगला मतलब जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है उनका मैंने नाम लिख दिया है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नीनो डी कुन्हा की बात की जाए तो ये गवर्नर बनता है 1529 में। हाँ, तो नीनो डी कुन्हा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसने मुख्यालय, पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था भारत में, कोचीन में पहले था, कोचीन से कहाँ कर दिया? गोवा कर दिया। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा 1530 में। ये डेट याद ना रहे, ईस्वी ना याद रहे, फिर भी आप ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कोचीन से कहाँ कर देता है? गोवा कर देता है, जो पुर्तगालियों की राजधानी थी भारत में। उसके बाद इस गवर्नर की बात की जाए, इसका क्या नाम है? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा की बात की जाए तो इसके साथ एक प्रख्यात जेसुइट संत आता है, कौन? फ्रांसिस्को जेवियर का भारत आगमन होता है। किस गवर्नर के काल में? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। तो ये सारी बातें हैं, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद चलिए पुर्तगालियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे प्रथम फैक्ट्री की बात हमने कर ली है, प्रथम फैक्ट्री या फिर दुर्ग की बात की है हमने अब पहले ही। पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित होती है? कोचीन में होती है 1503 में। किसके द्वारा होती है? अल्बुकर्क के द्वारा। ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि इस समय अल्बुकर्क की बात की जाए तो ये गवर्नर बनता है 1505 में, बट 1503 में जब स्थापना होती है प्रथम फैक्ट्री की, उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी फैक्ट्री की बात की जाए तो दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है 1505 में कन्नूर में, केरल कन्नूर में स्थापित होती है।
हाँ, पुर्तगालियों के द्वारा अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ थीं जिनकी स्थापना होती है, कहाँ पर स्थापित होती है, इनको देख लीजिए किनकी अनुमति से। जैसे ये देख लीजिए, बंगाल का शासक जो महमूद शाह था, इसकी अनुमति से ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पर? चटगांव और सतगांव में। अकबर की अनुमति से ये हुगली में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। शाहजहाँ की अनुमति से ये बुंदेल में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देख लीजिए, ये ध्यान रख लीजिएगा कि समुद्र में डकैती लूट मार भी करते थे, लूटपाट करते थे। तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर लिखा है मैंने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को इन्होंने केंद्र बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा, हुगली को इन्होंने केंद्र बनाया बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए, ठीक है ना, लूटपाट करने के लिए। उसके बाद बात की जाए कि हुगली स्थित जो इनकी बस्ती थी, पुर्तगाली बस्ती थी, इसको पूरी तरह किस मुगल बादशाह के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है? तो ये शाहजहाँ के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है 1632 में। तो ये सारी बातें आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि पुर्तगालियों की बात कीजिए तो ये सबसे पहले आने वाले थे, मतलब 1498 में भारत आते हैं और सबसे अंत में ये जाते हैं भारत से। कब? 1961 में ये जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले तथा सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति है कौन? पुर्तगाली। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात कीजिए, हाँ, राजकुमार हेनरी की बात कीजिए तो देखिए, ये नाविक था, पुर्तगाल का था ये। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसने पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया था। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, राजकुमार हेनरी। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा, ये पुर्तगाल का था, वास्को डी गामा के द्वारा होती है। कोलंबस के द्वारा अमेरिका, कैप्टन कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के द्वारा न्यूजीलैंड और वान डीमंस लैंड अर्थात तस्मानिया। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आखिर पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे, इनका पतन हो क्यों जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए, बाकी सारी चीज़ें तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, बट ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, स्पेन के पतन के कारण इनका पतन हो जाता है। असल में होता ये है कि 1580 में पुर्तगाल जो है ये स्पेन के राजा के साथ जुड़ जाता है और स्पेन के पतन के साथ इनका भी पतन हो जाता है। तो ये बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि पुर्तगाल का जो सम्राट था वो निरंकुश था और ये पुर्तगाली जो कंपनियां थी इस पर भी नियंत्रण राजा का ही था। जिस प्रकार अंग्रेजी कंपनियों को स्वायत्ता मिली हुई थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी, वैसे इनको नहीं मिली हुई थी। ठीक, तो सम्राट निरंकुश था। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता, मतलब जबरन ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे, ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार किया जा रहा था, उसी क्रम में जबरन धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा था। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि मुख्य रूप से ये व्यापार तक ही सीमित थे, राजनीतिक इच्छा शक्ति का इनमें अभाव था, राजनीतिक रूप से इन्होंने ज़्यादा हाथ पांव नहीं चलाया। उसके बाद अन्य पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में ये अक्षम थे, चाहे आर्थिक रूप से बात की जाए या फिर राजनीतिक रूप से। राजनीतिक रूप से तो आप समझ ही गए होंगे। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि डकैती एवं लूटमार को नीति का भाग बनाया इन्होंने, डकैती एवं लूटमार की नीति को, जिसकी वजह से भारतीयों की नज़र में ये खटकने लगे थे। देखिए, शाहजहां ने तो 1632 में पूरी तरह से पुर्तगाली बस्ती को ही नष्ट कर दिया था। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, डकैती एवं लूटमार की नीति को इन्होंने भाग बनाया था। एक बात ये हो गई। ब्राज़ील की खोज की वजह से ये ब्राज़ील की तरफ से शिफ्ट हो गए। ठीक, तो एक बात ये हो गई, ब्राज़ील की खोज और स्पेन का पतन, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पुर्तगाली व्यापारियों पर राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, तो ये मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, जिनको हाईलाइट किया उनको तो जरूर ही ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पूरी यूरोपीय कंपनियों को आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारी बातों को समझ जाएंगे। बाकी ये 3 बातों पर जरूर फोकस रख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता है। ठीक है, और जो समाज में कुलीन वर्ग का, यूरोप की बात की जाए तो पुर्तगालियों में समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बढ़ता है और जो व्यापारी थे उन पर ध्यान कम हो जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, इस वजह से पुर्तगालियों का पतन होने लगता है भारत में। बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट फ्रांस की बात की जाए, मुख्य रूप से डच में तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फ्रांस की बात की जाए, डच, फ्रांस और अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज, इन तीनों को हम आगे कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।